हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलुसिड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और इस सीरीज में जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यूनिट सेल डायमेंशंस हमने पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप की यूनिट सेल होती हैं वो भी हमने पढ़ा, ठीक है। और मैंने बताया था आपको दो तरह की यूनिट सेल, मोस्ट सिमेट्रिकल और मोस्ट अनसिमेट्रिकल। मोस्ट सिमेट्रिकल क्या है, क्यूबिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्या है, ट्राइक्लिनिक। और मैंने बताया था जितनी भी कैलकुलेशन हम लोग सॉलिड स्टेट में करेंगे वो सारी ही किस पर बेस्ड होंगी, सिमेट्रिकल सिस्टम पर बेस्ड होंगी, यानी कि क्यूबिक सिस्टम पर बेस्ड होंगी। तो आज हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? तो ऑफ कोर्स क्यूबिक सिस्टम के लिए कैलकुलेट करेंगे। एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे और फर्दर इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो किसी भी सिस्टम की डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास ओवर वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी होती है उसका मास लगाते हैं, उसी का वॉल्यूम लगाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है। मान लेते हैं क्यूबिक यूनिट सेल है, तो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ABC अल्फा बीटा गामा, इन्हीं से किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। तो क्यूबिक के लिए मान लेते हैं एज लेंथ क्या है, ABC तीनों सेम होगा। तो मान लेते हैं कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका एज लेंथ क्या है, यहां पर A सेंटीमीटर है, अल्फा बीटा गामा 90 होता है, अंडरस्टूड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेंसिटी में उसका काम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एज लेंथ मान लेते हैं A सेंटीमीटर है, तो डेंसिटी क्या आएगा? यूनिट सेल की डेंसिटी है तो यूनिट सेल का मास होगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देन किसी भी यूनिट सेल का मास क्या होता है? तो यूनिट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल। तो उन पार्टिकल का जो मास होगा, एज सच यूनिट सेल किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उन पार्टिकल्स का जो भी मास होगा वही मास क्या होगा? यूनिट सेल का मास होगा। तो देन एक यूनिट सेल में अलग अलग तरह के पार्टिकल हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल अलग अलग हो सकते हैं। अगर सिंपल क्यूबिक है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा? 1। अगर BCC है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 2। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 4। तो अगर किसी भी यूनिट सेल में हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, उसको अगर हम एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? उस जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है उनका टोटल मास मिल जाएगा, या उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का हमें टोटल मास मिल जाएगा। सो मास ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा? मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नाउ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में इसको कैलकुलेट किया था सभी के लिए। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है यहां पे? अभी मास ऑफ वन एटम निकालना है, या किसी भी एक एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो मास ऑफ वन एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। जिन्होंने भी मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो बुक से रिवाइज कर सकते हैं। मैं कभी एक लेक्चर इस पे भी बनाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट पे। तो फिलहाल मोल कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत शॉर्ट में मैं बता देता हूं। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस, बेसिकली मोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए एक यहां पे फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किसी भी सब्सटेंस के कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो दैट इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है ये, ठीक है। तो मोल क्या होता है? वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हमें एक मोल की अगर हम बात करें, एक मोल कब आएगा? तो यहां पे मोल मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट होता है, क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? वेट चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए एक मोल कब आएगा? जब इस वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ले लेंगे, ठीक है। ये वेट अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर कर दें तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ मोल कितने मिलेंगे? 1 मिलेगा। तो जब कभी भी हम लोग वेट को मॉलिक्यूलर वेट के बराबर अगर हम वेट इन ग्राम्स लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कोई स्पेशल चीज नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट के बराबर अगर हम वेट इन ग्राम्स लेते हैं तो उसको बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इतना वेट अगर हम लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट इन ग्राम्स, अगर हम इतना लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? 1 मोल के बराबर होगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 मोल आएगा। देन हमें यह भी पता है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। इसी को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक मोल में यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इतने पार्टिकल का जो मास है या जो वेट है, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज है, ठीक है। तो इतने पार्टिकल्स का जो मास है या वेट है वो किसके बराबर होगा? वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो
वेट ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर यानी कि 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, ग्राम मोलिकुलर वेट के बराबर होगा या एम के बराबर होगा। तो इतने पार्टिकल्स का वेट इसके बराबर है, तो एक पार्टिकल का वेट क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी ग्राम मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकल का वेट यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, तो हमेशा मोलर मास आपको क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, मोलर मास या एटम से मिलके बना है तो एटॉमिक मास हमेशा वहां पर गिवन होगा। एवोगैड्रो नंबर क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, तो m अपॉन na इज गोइंग टू टेल यू द मास ऑफ वन पर्टिकुलर एटम। ठीक है, तो इसको अगर हम लगाते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले में, सो इफ z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यहां पर मैंने बताया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर z है, तो ये सारी चीजें अगर हम इस डेंसिटी के फॉर्मूले में रखेंगे तो डेंसिटी क्या आएगा, दिस इज मास ऑफ यूनिट सेल। ये क्या होगा, मास ऑफ वन एटम यानी कि m अपॉन na इंटू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब मल्टीप्लाइड बाई z। सो दिस इज m अपॉन na मल्टीप्लाइड बाई z डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहां पर क्या होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। एज लेंथ कितनी थी, a, सो दिस इज a क्यूब। तो डेंसिटी निकल के आएगी, दिस इज m इंटू z अपॉन na इंटू a क्यूब, दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये डेंसिटी यूनिट हमें याद रखना है, यूनिट यहां पर क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नॉर्मली जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं या इसके जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है फिलहाल इस फॉर्मूले में हमें z हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, a हमारे पास कांस्टेंट है, कोई भी यूनिट सेल होगी तो उसके लिए a हमेशा गिवन होगा। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, मोलर मास कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर आपको सारी गिवन है तो आप सिंपली यहां पर वैल्यू रख के यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग सब्सटेंस के लिए ये वेरी करेगा, अलग अलग यूनिट सेल के लिए z वेरी करेगा, और ऑफकोर्स अगर यूनिट सेल का जो एज है, ठीक है, वो ऑफकोर्स वेरी करेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। नाउ ये डेंसिटी निकल के आती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं जब कभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो a होता है, a की जो वैल्यू होती है वो पिकोमीटर में गिवन होती है, सेंटीमीटर में गिवन नहीं होती। सेंटीमीटर एक बहुत बड़ी यूनिट है, यूनिट सेल एक बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसलिए जो एज लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उसको पिकोमीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में नहीं लिखते। तो हमेशा पिकोमीटर में गिवन होगा तो हम लोग उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में हमेशा रखेंगे। नाउ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। यूनिट सेल डेंसिटी की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहली वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें की सब्सटेंस का मोलर मास गिवन होता है, और दूसरी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें की सब्सटेंस का मोलर मास गिवन नहीं होता है। दोनों के एक एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। फॉर्मूला हमारे पास में है d = m × z डिवाइडेड बाई na × a क्यूब। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में या लगभग सभी प्रॉब्लम में, ठीक है, क्या होता है, इनमें से कोई एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, बाकी वैल्यूज प्रॉब्लम में गिवन होती हैं, हमें सिर्फ उनको फॉर्मूले में रखना है और जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पहली प्रॉब्लम कंसीडर करें जिसमें कि मोलर मास गिवन है, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट्री एंड हैज एटॉमिक मास 50 यूनिट, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इफ एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर। तो हमें यहां पर क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें एटॉमिक मास या मोलर मास गिवन है। ठीक है, एटम के केस में एटॉमिक मास होगा, अगर यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो वहां पर ये मोलर मास हो जाएगा। तो एटॉमिक मास हमें कितना गिवन है, m की वैल्यू हमें गिवन है कितना है, दिस इज कॉल्ड 50 यूनिट। नाउ द सेकंड थिंग इज ए गिवन है, एज लेंथ ए कितना है, यहाँ पे 290 पिकोमीटर है। तो बताया था मैंने, जहां पर मैंने डेरिवेशन कराया था कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर में है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो एज लेंथ गिवन होती है वो पिकोमीटर में दी होती है, सेंटीमीटर में हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻12। सेंटीमीटर कितने होंगे, एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो पिकोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी, हमें 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एज लेंथ हो गया। देन इसके बाद डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो डी हमें कैलकुलेट करना है, और
और क्या हमें जरूरत है, Na हमें पता है, Na की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, Na इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। नाउ क्या बचा, Z बचा। Z क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि जो क्रिस्टल है बेसिकली उसकी ज्योमेट्री कैसी है, BCC है। BCC के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। Z कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सब कुछ ये सारी वैल्यू अभी हमें क्या है यहाँ पर पुट कर देनी है, तो जो भी हमें आंसर मिलेगा। सो डेंसिटी कितना आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास कितना है 50, Z की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, दिस इज 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू A क्यूब मतलब 290 इंटू 10⁻10 इसका क्यूब। ठीक है, ये सब कुछ अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको बहुत इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी, शायद हो सकता है एनसीईआरटी में या कुछ जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स होती हैं उनमें मिल जाएगी, ऐसी कोई बहुत स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है। तो मोलर मास अगर गिवन है तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। जो भी चीज में से आपको सब कुछ गिवन होगा, ठीक है, आपको सीधे सीधे वैल्यू यहां पर फॉर्मूले में पुट करना है और जो भी मिसिंग चीज है, जो भी पूछा गया है उसको आपको कैलकुलेट करके निकाल लेना है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज जहां पे मोलर मास गिवन नहीं होता है। मोलर मास गिवन नहीं है तो इस एग्जांपल को अगर हम देखेंगे, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन अ स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ 200 पिकोमीटर। तो ए हमें यहां पर गिवन है, ए कितना है यहाँ पे 200 पिकोमीटर है। अगेन पिकोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट डेंसिटी, तो डेंसिटी हमें निकालनी है। देन इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन 24 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये जो 200 ग्राम है दिस इज नॉट मोलर मास, ये जो 24 इंटू 10⁻23 है दीज आर नॉट एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो हमें इन वैल्यूज को अगर हम यहां पे फॉर्मूले में स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, अगर हम मोलर मास की जगह 200 रख दें, एवोगाड्रो नंबर की जगह हम 24 इंटू 10⁻23 रख दें, आंसर जो मिलेगा वो आपको एकदम सेम मिलेगा। पर ये जो तरीका है कैलकुलेट करने का ये गलत है, बिकॉज फॉर्मूले में m क्या होता है, मोलर मास होता है, Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, तो ये तरीका गलत है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू रख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन है जहां पर आपको कैलकुलेशन दिखानी है या आपको स्टेप्स दिखाने हैं कैसे आपने कैलकुलेट किया है, तो वहां पर डायरेक्ट अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो तरीका कैलकुलेशन का ठीक नहीं है, इसलिए हमें इसको ऑल्टरनेट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यूनिट सेल डेंसिटी का डेरिवेशन, इसीलिए मैंने पढ़ाया था, डेरिवेशन हमने पढ़ा हुआ है, तो हम लोग वहां से इसको सॉल्व करेंगे। तो डेंसिटी क्या होती है, अगर हम यूनिट सेल डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या है, यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। देन मास क्या होगा, मास यहां पर होगा मास ऑफ वन एटम, बता चुका हूं, मास ऑफ वन एटम पीछे हमने सॉल्व किया है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, हो सकता है दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगेन ये क्या होगा, दिस इज, इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं ए क्यूब। तो बाकी सब कुछ है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, ए क्यूब ए है हमारे पास में। मास ऑफ वन एटम हम लोग यहां से निकालेंगे, कैसे, जैसे हमने पिछली बार निकाला था। तो इतने एटम्स, इतने एटम 200 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट हैं, इतने एटम प्रेजेंट हैं 24 इंटू 10⁻23। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इतने एटम का जो मास है वो कितना है, 200 ग्राम है। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही होता है। ठीक है, तो इतने एटम का जो मास है वो कितना है, 200 ग्राम है। तो हम लोग यहां से मास ऑफ वन एटम निकालेंगे, तो 224 इंटू 10⁻23 एटम्स हैज मास इज इक्वल टू कितना है, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 200 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10⁻23। तो यहां से हमें क्या मिल गया, मास ऑफ वन एटम मिल गया। अब ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे, बाकी सब कुछ हमें पता है। Z की वैल्यू यहां पर कौन सा यूनिट सेल है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। FCC के लिए मैं बता चुका हूं Z की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज गोइंग टू बी 4।
तो z की वैल्यू हम लोग यहां पर कितना है 4, तो अभी सब कुछ हमें पता है, तो डेंसिटी अब हम कैलकुलेट करेंगे। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मास ऑफ वन एटम होगा, करेक्ट कर देते हैं, मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, तो डेंसिटी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो अभी ये वैल्यू हम रखेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी 200 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई z कितना है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई a क्यूब, तो ये कितना था हमारे पास, एजलन था 200 इंटू 10 टू द पावर -10 इसका क्यूब। ये सब कुछ अगर हम सॉल्व करेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी, जो आंसर आएगा, आंसर इज गोइंग टू बी 41.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से केवल सॉल्व करने के तरीके में फर्क है। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेयर मोलर मास इज नॉट गिवन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल पैकिंग के बारे में। आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर एक बेल बटन बन के आ रहा होगा राइट साइड में, आप उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके जब भी नया लेक्चर आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।